शादी हुई, शौहर ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, मुझे कमरे से निकाल दिया, तो मेरी नींद दिलासा देकर मुझे अपने साथ ले गई। क्योंकि मेरी नींद ने मेरे शौहर के साथ धोखा किया था। मैं काली थी, लेकिन ज़्यादा जहेज़ के लालच में नींद ने शौहर को असल तस्वीर ना दिखाई। शौहर ने शादी के दूसरे दिन ही शर्त रखी कि मैं जब भी कमरे में आऊँ, तो अंधेरा करके आऊँ, ताकि मुझे उसकी शक्ल नज़र ना आए। अब मैं बिना शौहर को देखे उसके साथ रह रही थी। जब एक रोज़ शौहर मेरे पास आया, तो मेरा हाथ लैंप पर लग गया और जैसी लाइट चली, मेरी चीखें निकल गईं। शादी की रात मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था और साथ ही साथ मेरा दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बहुत सालों से मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था, जब हर लड़की की तरह मेरे भी अरमान पूरे होंगे और कोई ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ख़ास होंगी। मैं आंखें बंद किए तस्वर में आने वाले हसीन लम्हात के बारे में सोच रही थी कि जब मेरा शौहर कमरे में आएगा और मुझे उसकी कुर्बत नसीब होगी, वो मुझे पूरे दिल से अपनाएगा और अपनी मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर देगा। सालों से मैं जिस हिसाब से गुजर रही थी, वो आज ख़त्म होने जा रहा था और मुझे इन्हीं खुशगुमानियों में गुम हुए कुछ ही पल गुजरे थे कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी ज़िंदगी का साथी छोटे-छोटे कदम उठाता हुआ मेरे करीब चला आया। मैंने चुपके से एक नज़र अपनी हमसफ़र पर डाली और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। मेरे शौहर ने बेड पर मेरे पास बैठकर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, तो उसके चेहरे पर आने वाले तासरात ने मुझे खौफज़दा कर दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे का मालिक था और मेरी सांवली रंगत ने शायद उसे एकदम बेखुद कर दिया। कुछ देर तो वो यूं ही बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। मैं कुछ भी समझ ना पाई थी और ये सोच ही मेरी जान निकाल देने के लिए काफ़ी थी कि मेरा शौहर मेरे वजूद को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। कमरे के बाहर मौजूद मेरी नींद के सामने मेरे शौहर ने मुझे फेंका और कहने लगा कि बाजी, आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ जो किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं है। आप इसे फ़ौरन इसके घर भेज दें। आपने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि जिस लड़की की तारीफ़ों के आप पुल बांध रही हैं, वो एक सांवली रंगत की मामूली सी लड़की है। क्या आपको मेरे लिए यही मिली थी? अपने शौहर की ज़ुबान से अपने लिए निकलने वाले लफ्ज़ों पर मैं शर्म से पानी-पानी हो गई थी। वो मेरे बारे में और भी बहुत कुछ कह रहे थे, जिसे सुनने की मुझ में ताब नहीं थी और मैंने अपने कानों को बंद कर लिया था। मेरा शौहर राज़ी अपने कमरे में जाकर बंद हो गया और मुझे बीच हाल ही में मेरी नींद के पास छोड़ गया था। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। कुछ देर पहले जो अरमान मेरी आंखों में ख्वाबों की तरह साज रहे थे, वही अब टूटकर मेरी आंखों में करचू की तरह चुभने लगे थे। मेरी निमरा बाजी ने मुझे फर्श से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो प्यार से मुझे समझाने लगी कि रज़ी की बातों का बुरा ना मनाओ। वो ज़ुबान का भली कड़वा है, लेकिन इसका दिल बहुत ही नरम है। मैंने इसे तुम्हारी सांवली रंगत का नहीं बताया था, इसलिए वो थोड़ा नाराज़ हो गया है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो ठीक हो जाएगा। निमरा बाजी कह रही थी कि मुझे गलत ना समझना, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है। तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ही परेशान थे और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी भाभी बना लिया। रज़ी को थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। निमरा बाजी बहुत ही अच्छे दिल की मालिक थी। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और वहीं सुला दिया। मुझे सारी रात नींद ना आई, लेकिन मैं आंखें बंद किए लेटी रही। बचपन से आज तक मैं अपने रंग की वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार थी। मैं जहाँ जाती, कोई न कोई मेरे रंग को लेकर मुझ पर फ़िक्र कसता। मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाती। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं दुनिया का सामना कर पाती, इसलिए मैंने खुद को अपने कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। अम्मा-अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी ज़िम्मेदारी मेरे भाइयों पर आ गई थी और मेरी भाभियों को मेरा वजूद खटकने लगा था। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थीं, लेकिन यहाँ भी मेरा रंग आड़े आ गया था और जो भी रिश्ता आता वो मना करके चला जाता। मेरी उम्र 20 से 25 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता ना हो सका था। जैसे-जैसे साल बीत रहे थे और मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थी। हर आने वाला यही सवाल करता कि मेरी शादी कब होगी? उसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती कि मैं घर आने वाले मेहमानों के सामने भी ना जाऊँ और भाभीयों से भी दूर रहूँ। मैं हर वक्त रो-रो कर खुदा से अपने अच्छे नसीब की दुआएँ माँगती हूँ और फिर एक दिन रज़ी की बहन निमरा बाजी मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गईं।
निम्रा बाजी मेरी भाभी की दोस्त थी और वो भाभी से मिलने के लिए हमारे घर आई थीं। जब भी उनकी मुलाकात मुझसे हुई और उन्होंने अपने भाई रजी के लिए मुझे पसंद कर लिया, चट मंगनी पट ब्याह की तरह सारा मामला तय पा गया और मेरी और रजी की मुलाकात भी ना हो सकी और हम दोनों की शादी हो गई। मुझे लगा कि रजी ने मेरी तस्वीर देख रखी होगी या फिर उसकी बहन ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया होगा, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि रजी को मेरी सांवली रंगत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मैं हमेशा ही सबके लिए बेमोहर रही थी और आज भी अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाले सबसे अहम शख्स के लिए बिल्कुल ही गैर अहम हो गई थी। अरमानों भरी इस रात में मैं अपनी नींद के बिस्तर पर पड़ी खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। रात यूं ही कतरा कतरा बीत रही थी और मुझ पर क़यामत गुज़र रही थी। सुबह की अज़ानों के साथ ही एक दफ़ा फिर जाए नमाज बचाकर खुदा के हज़ूर पेश हो गई। मैंने अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ दिया था। जब बाजी ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं कल आराम से रजी से बात करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह मैं रस्म के मुताबिक अपने घर वापस आ गई और रात को जब बाजी मुझे लेने आई तो वो कहने लगी कि रजी ने कहा है कि वो मुझे एक शर्त पर कबूल करेगा कि अगर मैं रात को कमरे में रोशनी नहीं करूंगी और अंधेरी में उसके साथ गुजारा करूंगी। दरअसल रजी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। मुझे आज अपने घर वापस आकर अंदाज़ा हो गया था कि मेरी भाभियाँ मेरी शादी पर बेहद खुश थीं और मुझे दोबारा अपने घर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती थीं। इसलिए मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं रजी की हर शर्त को पूरे दिल से कबूल कर लूँ। रजी जैसे खूबसूरत और हैंडसम इंसान के लिए मेरी जैसी लड़की के साथ गुजारा करना शायद वाकई एक मुश्किल काम था। इसलिए मैं रजी की बात मानते हुए रात को कमरे का लैंप बंद करके उसका इंतजार करने लगी। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। मेरा दिल आज भी किसी सूखे पत्ती की तरह कांप रहा था। मुझे अंधेरे से भी डर लगता था और जो कुछ शादी की पहली रात मेरे साथ हुआ शायद किसी भी लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। अपने आप को रजी की नज़र में इतना गीत जानने के बाद तो सांस लेना भी महाल था। थोड़ी देर बाद रजी कमरे में आए और ये पहली रात थी जिसमें मैंने रजी को देखे बगैर ही उसके साथ वक्त गुजारा और तलक कायम कर लिया। रजी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, लेकिन बस वो मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहते थे और मैंने हमारे रिश्ते को इस सच्चाई के साथ कबूल कर दिया था कि मैं और रजी अंधेरे के साथी हैं, लेकिन रोशनी में हमारा कोई तलक नहीं। निम्रा बाजी हमारी घर में अपने शौहर के साथ रहती थी। उनके बच्चे नहीं थे और उनके शौहर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, इसलिए हर वक्त कमरे में बंद रहते। कुछ ही दिनों में निम्रा बाजी की शौहर से मेरी अच्छी बातचीत हो गई और वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सारा वक्त अपने कमरे में रहते। शायद उनके लिए कोई नौकरी नहीं थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आई कि निम्रा बाजी ने मेरी और रजी की शादी के बदले में मेरे घर वालों से कीमती जहेज के साथ साथ पैसा भी लिया है। एक दिन बातों बातों में निम्रा बाजी की शौहर ने मुझे बताया कि बाजी ने मेरी भाभीयों से एक बड़ी रकम हासिल की है और जिससे वो कारोबार शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे घर वालों ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए मेरे ससुराल वालों को पैसे दिए थे, तो वो लोग भला मुझे वापस क्यों अपनाते। सब लोग बहुत खुश होकर जिंदगी गुजार रहे थे। निम्रा बाजी की शौहर ने अपना कारोबार शुरू कर लिया था और वो दोनों बहुत खुश थे। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल कर सुकून लिया था और रजी जो रात के अंधेरे में मुझे अपना लेते थे और जब उनको मुझसे सुकून हासिल हो जाता तो दिन की रोशनी में वो मुझ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करते। कितनी दफ़ा मैंने दिन के वक्त रजी के करीब जाने की कोशिश की और उनसे बात करना चाहा, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ ऐसा होता जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं। सारी रात मुझ पर मोहब्बत नछावर करने वाले रजी दिन में मेरे साथ अजनबियों से भी ज़्यादा बरतर सलूक करते और अंदर ही अंदर ये दुख मुझे खा रहा था कि मैं कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारूंगी। और कभी कभी तो मैं ये सोचती कि जब मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरी तरह ही काले होंगे या रजी की तरह खूबसूरत। इस रंग रूप के भेदभाव ने मुझे डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। सारा दिन मैं इन्हीं सोचों में मगन रहती और निम्रा बाजी के साथ मिलकर घर के काम काज करती रहती। मैंने अपने ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। शुरू शुरू में तो मैं रजी की खातिर तैयार हुआ करती थी और उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मैं हिम्मत हार चुकी थी।
آہستہ آہستہ میں بے جان زندگی کی آتی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو رضی کی گھر آتی میں خود ہی باورچی خانے میں چلی جاتی اور ان کے سامنے نہ آتی۔ جتنا وقت وہ گھر پر ہوتے خود کو کاموں میں مصروف رکھتی اور رات کے اندھیرے میں کمرے میں جاتی۔ میری کالی رنگت کی وجہ سے میری پوری زندگی کالی ہو گئی تھی، اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی تکلیف بیان کر پاتی۔ اماں کے انتقال نے مجھے بے سہارا کر دیا تھا، بھابھیوں کو میں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اور پھر شادی کے بعد میرے شوہر نے بھی مجھ پر اپنی نظر کرم ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ میں مکمل طور پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، بس ایک خدا کا سہارا تھا۔ جب میرا دل حد سے زیادہ دکھی ہوتا تو میں اپنے رب کے آگے آنسو بہانے لگتی۔ ایک وہی تو ہے جو ہمارے آنسو کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایسی ہی رات میں نے رو رو کر خدا سے اپنے حق میں دعا مانگی، اور رضی کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں آہٹ ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ رضی آ گئے ہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بس خاموشی سے میرے پاس آ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ ہی دیر میں وہ میرے پاس آ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے میں نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا۔ رو رو کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی۔ اندھیری کی وجہ سے مجھے گلاس نظر نہیں آیا، اور اچانک ہی میرا ہاتھ ٹیبل لیمپ پر لگ گیا۔ کمرے میں اچانک کی روشنی ہوگی، اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ رضی کو بھی شاید اس بات کی امید نہیں تھی کہ کمرے میں یوں اچانک روشنی ہو جائے گی، اس لیے وہ بھی گھبرا گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا اسے برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ رضی میرے سامنے موجود تھے اور ان کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، ایسے میں ان کے سینہ اور کندھے مجھے نظر آ رہے تھے جو پوری طرح جھلسے ہوئے تھے اور دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ رضی نے فوراً ہی لیمپ بجھا دیا اور میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ میری بدصورتی کی وجہ سے میرا شوہر مجھے قبول نہیں کر رہا، اور وہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر ہمارے رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ میرا شوہر تو دراصل اپنی بدصورتی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں خوف کے مارے دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی، اور میرے جسم کی کھپکپاہٹ کو رضی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ رضی بہت محبت سے دھیمی لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اس لیے مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں ان کی سچائی کے ساتھ قبول نہیں کر پاؤں گی۔ رضی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی کے بعد ان کی باجی نے بتایا کہ ان کی شادی سے پہلے میرا سچ تمہیں نہیں بتایا، اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتایا، کیونکہ باجی نے اپنے اور اپنے شوہر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمہارے گھر والوں سے رقم حاصل کی تھی، جس کے بارے میں مجھے بھی شادی کے بعد ہی پتہ چلا تھا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ شادی سے پہلے تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ میرا آدھا جسم جلا ہوا ہے، تو میں باجی پر غصہ ہو گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ وہ کیسے کر سکتی ہیں، میں بھی کسی لڑکی کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ مجھے دیکھتی تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ کسی بھی عورت میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسے انسان کو قبول کرے جس کا آدھا جسم جلا ہوا بدنما ہو گیا ہو۔ تمہاری سانولی رنگت تو مجھے شادی کے دن ہی بہت ہی پرکشش لگی تھی، لیکن میری حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی، اور شادی کی رات جب کمرے میں آیا تو اسی خوف کی وجہ سے میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر تم مجھے دیکھ لو گی تو ساری دنیا کو چیخ چیخ کر میرے بارے میں بتا دو گی، اور یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب ثابت ہوتی۔ لیکن اگلی دن باجی نے مجھے کہا کہ اس کا بہت آسان حال ہے کہ میں اندھیرے میں تم سے اپنا رشتہ نبھاؤں اور روشنی میں تم سے دور رہوں، تاکہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکو اور ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپ لیں۔ باجی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابیاں تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی، اور اگر میں تمہیں نکال دوں تو تمہیں کوئی سہارا بھی نہیں دے گا۔ باجی نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری رنگت کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں نے بھی باجی کی دی ہوئی حل کو ہی دونوں کے لیے بہتر سمجھ لیا۔ مجھے بھی زندگی میں کسی ایسی ساتھی کی تلاش تھی جس کے ساتھ میں کچھ لمحے سکون سے گزار سکوں، اس لیے میں نے رات کے اندھیری میں تمہیں اپنا لیا، لیکن اس لیے کبھی بھی دن کے وقت تمہارے قریب نہیں آیا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں ایک کمزور مرد ہوں جس سے بچپن سے ہی آنسو پانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اپنی اندر گھٹ گھٹ کر میں ختم ہو گیا ہوں۔
तुम कभी मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और अब तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो हाथ जोड़कर शादी की रात कहे गए अल्फाज की माफ़ी मांग रहे थे, जो उन्होंने मेरे दिल दुखाने के लिए जानबूझ कर कहे, ताकि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं और कभी उनका सच ना जान सकूं। रज़ी अपने हिस्से की दास्तान सुनाकर खामोश हो गए और मैं अपने सामने एक खूबसूरत मर्द को रोते हुए महसूस कर रही थी कि रज़ी जिस तरह मेरे आगे बैठे आंसू बहा रहे थे, मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि मैं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़ास मुकाम रखती हूँ, क्योंकि कोई भी मर्द कभी भी किसी औरत के सामने आंसू नहीं बहाता। रज़ी एक मुकम्मल इंसान थे, जो 7 साल की उम्र में एक हादसे का शिकार हो गए थे और उस दिन से उनके जिस्म का आधा हिस्सा जलकर बदनुमा हो गया था। कई साल गुजरने के बावजूद भी ये दाग ऐसे ही था, जैसे इस हादसे को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे होंगे। सर्दी के दिन थे, जब रज़ी की माँ पानी गर्म करके इन्हें नहलाने के लिए ले जा रही थी और रज़ी भागते हुए आकर अपनी माँ के पैरों से चिमट गए। उनकी माँ अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और सारा गर्म पानी रज़ी के जिस्म पर गिर गया। रज़ी की चीखों से सारा घर गूंज उठा। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि रज़ी के जिस्म का 70% हिस्सा जल चुका है। रज़ी कई दिन तक अस्पताल में पड़े रहे और उनकी माँ इस सदमे से बीमार हो गई। कई महीनों बाद रज़ी की हालत कुछ बेहतर हो गई, लेकिन जिस्म पर जलने के दाग ना जा सके। रज़ी भी मेरी तरह कई सालों से अपना आप लोगों से छुपाते आ रहे थे। मुझ में और उनमें कुछ बातें बिल्कुल भी एक जैसी थीं। मैं भी ज़िंदगी भर लोगों से भागती आई थी और रज़ी भी। रज़ी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझे शादी की पहली रात ही अपना सच बता देते। मेरे दोनों हाथ अब भी रज़ी के हाथों में थे और उनके हाथों की गर्माहट मुझे नई ज़िंदगी बख्श रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप जलाकर कमरा रोशन कर दिया। रज़ी मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठे थे। वो अपने जले हुए जिस्म को मुझसे छुपाने की कोशिश करने लगे। मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया और एक नज़र रज़ी के जले हुए जिस्म पर डाली। मुझे अब बिल्कुल भी बदनुमा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस जिस्म के साथ रज़ी का चमकता हुआ रोशन दिल छुपा हुआ था। न जाने वो कितना अरसा से अपने खौल में बंद थे और अब मैं उन्हें उनके अंदर की जंग से आज़ाद करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी न जाने कितने सालों से इसी जंग का शिकार थी। मैंने आस्था से रज़ी से कहा कि मैं भी आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन अब हम अंधेरों के नहीं बल्कि रोशनी के साथी बनेंगे। अब हमें दुनिया की नहीं बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत है और मैं ज़िंदगी के हर कदम में आपका साथ दूंगी। क्योंकि मेरी बात सुनकर रज़ी का चेहरा खिल उठा। शायद उन्हें इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लिया था और यही हमारे रिश्ते का हुस्न था। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास का काम ही ढांपना है। खुशियों भरी जिंदगी हमारी मुंतज़िर थी और हम दोनों ने इसमें कदम रख दिया। मुझे बाजी से कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उनकी वजह से मुझे रज़ी जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था। हमारे माशरे में मर्द अपनी कमज़ोरियों और खामियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बचपन से ही सिखाते हैं कि मर्द रोते नहीं, मर्दों को तकलीफ नहीं होती। और हमारे माशरे के मर्द अपने अंदर हज़ारों गम होने के बावजूद रोने से भी महरूम होते हैं, अपनी खामियों को छुपाते हैं ताकि वो दुनिया के आगे मजबूत रहें। अपनी मुश्किलों को किसी के सामने शेयर नहीं करते। अपनी खामियों को कबूल करना या अपने दुख और आंसू बहाना कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्चाई है। हर नॉर्मल इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, जिससे किसी अपने के सामने बहाकर दिल का बोझ हल्का किया जा सकता है। और जिस दिन हमारा माशरा इस बात को समझ लेगा, उस दिन हमारे मर्द एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। इस तरह की मज़ीद कहानियों और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।